नमस्कारम भाइयों और बहनों। यूपिली नेत्रावती नदी के किनारे का मामला लगातार सुर्खियों में है। एसआईटी यानी विशेष जांच दल अपनी जांच में जुटी है। अब तक 8 जगहों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें से छठी जगह पर कुछ कंकाल के अवशेष मिले हैं। इन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल भेज दिया गया है, जहां इसकी गहन जांच होगी। रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि एसआईटी अधिकारी चुप नहीं बैठे हैं। वे जांच को अगले स्तर तक ले जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आज 9वीं जगह की खुदाई की जाएगी। कल 2 जगहों की खुदाई हुई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह 9वीं जगह बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि गवाह ने इस पर बहुत भरोसा जताया है। वह बार बार कह रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। गवाह ने यह भी बताया है कि केवल 9वीं ही नहीं, बल्कि 9वीं से 13वीं जगह तक सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ और भी विकास हो रहा है। इन 13 जगहों के अलावा एसआईटी अब कल्हेरी मामले पर भी ध्यान दे रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल्हेरी मामला क्यों महत्वपूर्ण है। जिस गवाह ने बयान दिया था, उसने कहा था कि उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और इस पछतावे की वजह कल्हेरी मामला ही है। उसने बताया कि उसने एक बच्ची को दफनाया था, जिसका बलात्कार हुआ था। इसलिए एसआईटी अब इस मामले पर भी ध्यान दे रही है और उसकी तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले में एक और अनावश्यक घटनाक्रम हुआ है। मेरे विचार से यह बहुत ही अनावश्यक है। इस समय यह समाज में फूट डालने का काम कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो में अंत में इसके बारे में भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नेत्रावती के किनारे का यह मामला सबसे पहले 22 जून को सामने आया था। इसके काफ़ी समय बाद एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें काफ़ी देरी हुई। इससे लोगों में गुस्सा भी था। लेकिन जब सरकार ने एसआईटी बनाई और उसने जांच शुरू की, तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। एसआईटी बिना किसी संदेह के अपनी जांच जारी रखे हुए है। जैसा कि आप जानते हैं, शिकायतकर्ता ने 13 जगहें बताई थी। उनमें से 8 की खुदाई हो चुकी है। एक जगह पर कंकाल मिला है। जैसे ही कंकाल मिला, इस मामले का महत्व बढ़ गया। एसआईटी अब इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। इसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, जिसके रिपोर्ट आने में समय लगेगा। इस बीच एसआईटी एक और तरीके से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मामला सामने आने के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत ने यह तर्क दिया था कि उनके इलाके में पहले कोई श्मशान घाट नहीं था, इसलिए अगर कोई लावारिस शव मिलता था तो उसे वहीं दफना दिया जाता था। उनके पास इसके दस्तावेज भी हैं। अब दोस्तों, जब एसआईटी को कंकाल मिला तो उन्होंने तुरंत ग्राम पंचायत को नोटिस देकर सभी दस्तावेज जमा करने को कहा। ग्राम पंचायत ने कितने दस्तावेज जमा किए हैं, इसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एसआईटी उन दस्तावेजों को ढूंढ रही है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन दस्तावेजों को ग्राम पंचायत और पुलिस दोनों के रिकॉर्ड में होना चाहिए। जब भी कोई अप्राकृतिक मौत होती है या कोई लावारिस शव मिलता है, तो एक उचित प्रक्रिया होती है। आप इसे ऐसे ही उठाकर दफना नहीं सकते। पंचनामा होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए और फिर दफनाने की प्रक्रिया होती है। ये सब रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। यह रिकॉर्ड 100 साल बाद भी पुलिस और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में मिलना चाहिए। दोनों रिकॉर्ड का मिलान होना चाहिए। एसआईटी अब इसकी जांच कर रही है। वे इतनी गहराई से जांच क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि क्या जिस जगह से कंकाल मिला है वह जगह रिकॉर्ड में दर्ज है, या फिर क्या उस गुमनाम गवाह का नाम कहीं दर्ज है जो पहले शवों को दफनाने का काम करता था और जिसे कुछ लोग गोताखोर भी कहते थे, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत भी शवों को दफनाया करती थी। क्या उसका नाम कहीं दर्ज है? एसआईटी इन सब की तलाश कर रही है। दोस्तों, यहाँ हर एक कड़ी को जोड़ना होगा। अगर मिले कंकाल के बारे में किसी भी दस्तावेज में कोई जानकारी नहीं मिलती है, न पुलिस रिकॉर्ड में, न ही ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में, तो संदेह गहरा जाएगा कि यह एक अप्राकृतिक मौत है और यह किसी हत्या के बाद दफनाया गया शव हो सकता है। उसके बाद एसआईटी दूसरे कोण से कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देगी। इस तरह एसआईटी की जांच एक तरफ चल रही है। दूसरी ओर दोस्तों, कल से कल्हेरी मामला बहुत चर्चा में है। यह कल्हेरी मामला इस पूरे मामले की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। क्यों? जब इस गुमनाम शिकायतकर्ता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई या धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया, तो उसने कहा था कि आज वह जो कुछ भी बता रहा है, उसका कारण यह है कि उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। जब उससे पूछा गया कि क्यों पछतावा है, तो उसने बताया कि 2010 में उसने एक स्कूल बच्ची के शव को दफनाया था, जिसका बलात्कार हुआ था। उसने उस शव को उसके स्कूल बैग के साथ दफना दिया। उसे आज भी इस बात का पछतावा है और वो ठीक से जी नहीं पा रहा है। उसने कहा कि वह सारे मामले उजागर करने के लिए तैयार है और जांच में पूरा सहयोग करेगा। जिस बच्ची के शव को उसने दफनाया था, वो मामला ही कल्हेरी का है। कल्हेरी नेत्रावती स्नान घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक घनी जंगल वाली जगह है। उसने बताया कि उसने वहां उस बच्ची के शव को दफनाया था। तो इसलिए दोस्तों, 13 जगहों के बाद एसआईटी अधिकारी इस कल्हेरी मामले को नहीं छोड़ेंगे। वे वहां जरूर जाएंगे और उस गुमनाम गवाह से वो जगह भी चिन्हित करवाएंगे। वहां भी खुदाई होगी, लेकिन इससे पहले एसआईटी अधिकारी कुछ प्राथमिक जानकारी जुटा रहे हैं। खबरों के मुताबिक
बिलथांगड़ी क्षेत्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों से जानकारी जुटा रहे हैं। वे ये पता लगा रहे हैं कि 2009, 10 या 11 के आसपास 10 से 14 साल की कोई छात्रा गायब तो नहीं हुई थी। एसआईटी अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों से ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस स्टेशनों से भी ये जानकारी मांगी है। इसके अलावा मेरी एक और अपील है कि उस क्षेत्र में, चाहे वो 100 किलोमीटर के दायरे में ही क्यों ना हो, अगर किसी माता पिता ने अपनी बेटी को अचानक खो दिया है तो वे स्वेच्छा से एसआईटी के सामने आए। ये एसआईटी की जांच में बहुत मदद करेगा। आप चाहें तो अपनी पहचान छिपा सकते हैं, एसआईटी इसमें आपकी मदद करेगी। इसलिए कलहेरी मामले से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर उस गुमनाम व्यक्ति को इतना पछतावा हो रहा है तो उसे सटीक जगह का पता भी होगा। अगर उसकी बात सच है तो उसने कलहेरी मामले के बारे में सब कुछ सच बताया है और उसे वाकई पछतावा हो रहा है, इसी वजह से यह मामला सामने आया है। ये सब उसका बयान है, मैं इसे सच नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एसआईटी अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। ये एक ऐसा मामला है जिसे गंभीरता से लेना ही चाहिए, इसलिए आने वाले दिनों में ये जांच और भी तेज होगी। आज 9वें, 10वें और 11वें पॉइंट पर खुदाई का काम हो सकता है। अगर 9वें पॉइंट पर कोई कंकाल के अवशेष मिलते हैं तो आज सिर्फ उसी एक पॉइंट पर काम होगा, क्योंकि जब कंकाल मिलता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। क्राइम सीन को सुरक्षित करना होता है, फिर उसे एफएसएल भेजना होता है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो आज 1, 2 या 3 पॉइंट पर खुदाई की जा सकती है। दोस्तों, इस मामले में एक और तर्क यह है कि जिन 8 जगहों की खुदाई हो चुकी है उसमें से 6ठी जगह पर कंकाल मिला, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये तर्क भी जोर पकड़ रहा है कि बाकी कुछ जगहों पर भी कुछ मिला होगा, क्योंकि एसआईटी अधिकारी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कंकाल मिलता है एसआईटी अधिकारी तुरंत उस जगह को सील कर देते हैं। उदाहरण के लिए 6ठी जगह पर कंकाल मिला था, एसआईटी अधिकारियों ने तुरंत वहां जूट की चादरें डालकर और शेडनेट का इस्तेमाल करके उस पूरे इलाके को ढक दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जा सके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 8 जगहों में से 7 जगहों पर ऐसा नहीं किया गया है, केवल 6ठी जगह को ही सुरक्षित किया गया है, जिसका मतलब है कि केवल वहीं हड्डी के अवशेष मिले हैं, बाकी किसी भी जगह पर अब तक ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले हैं। अब हम बात करते हैं उस अनावश्यक प्रयास की जिसका मैंने जिक्र किया था। वो प्रयास क्या है? धर्मस्थल फाइल्स नाम से कर्नाटक फिल्म चेंबर में एक फिल्म का टाइटल रजिस्टर हुआ है। निर्माता ए गणेश ने इस फिल्म का टाइटल रजिस्टर करवाया है। निर्माता ए गणेश का इरादा इस धर्मस्थल फाइल्स के नाम से 6 भाषाओं में एक वेब सीरीज लाने का है। वे कह रहे हैं कि वे इस पूरे मामले पर एक वेब सीरीज बनाएंगे। मैंने इसे अनावश्यक प्रयास क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, ये बहुत जल्दी है। मामले का अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। एसआईटी से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या सच है और क्या झूठ है, गवाह सच बोल रहा है या नहीं, या कौन अपराधी है। समाज स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग बहुत आगे की सोच रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि गुमनाम व्यक्ति की हर बात सच है, वहीं कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि ये एक पवित्र स्थान के नाम को बदनाम करने की कोशिश है या किसी और के नाम पर कालिख पोतने का प्रयास है। इस तरह समाज स्पष्ट रूप से 2 भागों में बंटा हुआ है। ऐसे में सिनेमा एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है जो समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स जैसी फिल्में समाज पर क्या प्रभाव डालती हैं, लेकिन वे सभी मामले इतिहास में दर्ज थे, उनके सबूत थे और वे निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, तो इसलिए उन फिल्मों को बनाने में कोई गलती नहीं थी। लेकिन यह मामला अभी अभी सामने आया है। ये सच है या झूठ किसी को नहीं पता। एसआईटी की जांच अभी शुरू हुई है। ऐसे में फिल्म या वेब सीरीज बनाना बहुत बुरे परिणामों का कारण बन सकता है। समाज में एक बहुत गलत संदेश जा सकता है। इस स्थिति में आप कहानी कैसे बुनेंगे? आपको या तो यह कहना होगा कि गलती हुई है, या ये दिखाना होगा कि कोई गलती नहीं हुई है। जब तक जांच नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं है और कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो इन दोनों में से कुछ भी दिखाना गलत होगा ना। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से फिल्म चेंबर द्वारा इस फिल्म या वेब सीरीज के लिए अनुमति देने पर आपत्ति है। हालांकि मीडिया को इंटरव्यू देते हुए निर्माता ए गणेश ने कहा है कि वे सभी की सहमति से फिल्म बनाएंगे। हमारी 6 भाषाओं में फिल्म लाने की योजना है। 2.5 घंटे में पूरी कहानी बताना संभव नहीं है, इसलिए हम एक वेब सीरीज बनाएंगे।
स्क्रिप्ट का काम MS रमेश के नेतृत्व में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में वेब सीरीज फ्लोर पर होगी। ये कहना संभव नहीं है कि नवंबर तक जांच पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस एक कंकाल के अवशेष मिले हैं उसकी फाइनल रिपोर्ट आने में लगभग 4 हफ्ते लग सकते हैं। अगर एक कंकाल को इतना समय लगता है तो वो व्यक्ति तो सैकड़ों शवों की बात कर रहा है। इसलिए SIT को इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में कम से कम 1 साल लग सकता है। अगर आप उससे पहले वेब सीरीज लाते हैं तो आप समाज को क्या संदेश देंगे? आप किस आधार पर यह संदेश देने की कोशिश करेंगे? इस बारे में फिल्म चैम्बर के अध्यक्ष नरसिम्हलू ने बहुत चतुराई से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस्लाह का एक प्रस्ताव मिला था, हमने उनसे एक हलफनामा भरवा कर टाइटल दिया है। हमने पहले ही कह दिया है कि आगे आने वाले सभी परिणामों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस तरह फिल्म चैम्बर के अध्यक्ष पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय इस विषय पर वेब सीरीज बनाना कितना सही है, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे संस्कार सौरभ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।